हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPSE 141 के बारे में, जो कि आपका कोर्स कोड है और आपका कोर्स टाइटल है गांधी और समसामयिक विश्व। ठीक, इस बुक में जो है गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी बातें इसमें दी गई है और आपके एग्ज़ाम में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक, इस एक ही वीडियो में इस पूरे बुक को कवर करेंगे और जो इसमें एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और पॉइंट्स है और क्वेश्चंस है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए देखते हैं यहाँ से। ये जो गांधी और समसामयिक विश्व, ठीक है, समसामयिक मतलब क्या होता है जी? तो आज तक की समझ, ठीक है, यानी कि वर्तमान कालिक, यानी आज तक की समझ। ठीक है, इस बुक में जो है आपके 4 ब्लॉक्स दिए गए हैं और इसमें टोटल यूनिट्स हैं आपके 14 मीन्स 14। ठीक है, इन सबको एक ही वीडियो में कवर करेंगे बहुत तेज़ी के साथ और आप इस वीडियो के साथ एकदम बने रहें और आप इसको अगर एक मर्तबा अच्छे तरीके से देख लेंगे तो ये उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। राइट, तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद में हम फिर आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए गांधी जी ने जो कहा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया और जो उन्होंने किया, उसमें नया कुछ भी नहीं था। गांधी जी ये खुद बात कहते हैं कि उन्होंने एक बार ये खुद स्वीकार किया, यानी कि एक्सेप्ट किया था कि जब उन्होंने कहा था कि लोगों को सिखाने के लिए उनके पास कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। यानी कि सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितनी ये पहाड़ियाँ। ठीक है, यानी कि जो सच्चाई है और जो अहिंसा है ये उतना ही पुराने हैं जितना कि ये सब पहाड़ियाँ आप देखते हैं वो। लेकिन गांधी जी का कमाल ये था कि उन्होंने इन विचारों को जिस रूप में पेश किया वैसा पहले किसी ने भी पेश नहीं किया था। ठीक है, यही कमाल था उनका। और महात्मा गांधी के जीवन के विभिन्न पहलू हैं, जैसे कि उन्होंने राजनीतिक में भी काम किया, सामाजिक में भी काम किया, आर्थिक में भी काम किया, नैतिक में भी काम किया और दिगर चीज़ों में भी उन्होंने काम किया था। ठीक है, और बड़े पैमाने पर साहित्य की रचना भी की। ठीक, लिटरेचर की रचना भी की। गांधी जी का लेखन 7 पुस्तकों में संग्रहित है। इसके अलावा उन्होंने साप्ताहिक पत्रिकाओं में लेखों और निबंधों और संपादकीय के रूप में भी अनगिनत रचनाएं उन्होंने दी। वे पत्रिकाएं थीं जिनका संपादन उन्होंने अपने जीवन के अलग अलग कालखंड में किया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जानेंगे इनके बारे में। गांधी जी के प्रति अपने दृष्टिकोण को हम समकालीन विश्व के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? गांधी जी की सृष्टि अचानक नहीं थी। उन्होंने सख्त आत्मशासन और सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के जरिए इसे हासिल किया। ठीक, और गांधी जी की संघर्ष भारत में शुरू नहीं हुआ था। बहुत लोग कहते हैं कि गांधी जी जब भारत आए तब उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, गलत है। ये जब ये जो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी वहाँ पे 21 वर्ष तक रहे और वहीं से अपना संघर्ष उन्होंने शुरू किया था। सामाजिक न्याय और नस्लवाद के खिलाफ दलित समुदाय के सम्मान के लिए उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, गांधी जी के विचारों के मूल में उनकी स्वराज की अवधारणा थी, यानी कि गांधी जी ने स्वराज को सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्ति से अलग माना था। ठीक है, दिसंबर 1941 में गांधी जी ने सकारात्मक कार्यक्रम रू इसका अर्थ और स्थान नाम में से एक पुस्तिका प्रकाशित की। ठीक है, इस पुस्तिका में यानी कि उस बुक में उन्होंने उन गतिविधियों का ठोस रूप में उल्लेख किया जिन्हें वे सकारात्मक कार्यक्रम में शामिल करना चाहते थे। समझ गए? गांधी जी ने 1940 के दशक में पूर्वार्ध में इस पुस्तिका की रचना तब तक की जब भारत की भविष्य को लेकर उनकी चिंता इस वजह से बढ़ने लगी थी, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा था कि अगर नई शासन व्यवस्था में अंग्रेज शाही शासन की आधुनिकतावादी और साम्राज्यवादी नीतियां जारी रही तो ज़्यादातर भारतीय साधन विहीन और अधिकार विहीन रह जाएंगे। ठीक है ना, उनके पास कोई साधन रहेगा ना उनके पास कोई अधिकार रहेगा। इनका कहने का मकसद ये था कि अगर अंग्रेज़ ज़्यादा दिन तक अगर यहाँ पे
रहने लगे तो उनका हर एक चीज़ खत्म हो जाएगा। ठीक, शांति और अहिंसा। आज हम गहन अशांति के दौर में जी रहे हैं। भूमंडलीकरण की तीव्र गति और बढ़ती धार्मिक कट्टरता, धर्मता और आतंकवाद की वजह से प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हिंसा एक व्यवहारिक सिद्धांत बन गया है इस ज़माने में। आप देख रहे हैं ना। लेकिन गांधी जी का सिद्धांत ये था कि वो कोई भी काम हिंसा पूर्वक, यानी कि वो अहिंसा से लेते थे, यानी हिंसा उनके काम में आता ही नहीं था और शांति से वो काम करते थे। ठीक है, अहिंसा की नीति उन्होंने अपनी खुद अच्छे तरीके से बनाई थी। गांधी जी की अहिंसा किसी को पूरी तरह स्वतंत्र कर सकती है अगर कोई इसकी मूल धारणा को सही रूप में समझने की कोशिश करे तब। समझ गए। अब देखिए, ये तो रहा गांधी जी के बारे में। धार्मिक बहुलवाद और सांप्रदायिक एकता। ठीक है, धर्मों के बीच संघर्ष 21वीं सदी की मूलभूत चुनौतियों में से एक है। धार्मिक संघर्षों के परिणाम स्वरूप हाल के जो वर्षों में घृणा, हिंसा और पीड़ा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे समय में जब विभाजनकारी सामाजिक ताकतें सामाजिक ताने बाने को छीन भीन करने पर आमदा है। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कुछ उनके अलग ये बातें। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए, गांधी जी जो है वो ईश्वर को साक्षी मानकर हम हिंदू और मुसलमान घोषणा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे हम एक ही माता पिता के संतान हैं। देख रहे हैं, ये उस ज़माने की बात मैं बता रहा हूँ। गांधी जी ने 1919 में उन्होंने एक संकल्प लेने को कहा हिंदू और मुसलमानों को। ठीक है, उन्होंने क्या संकल्प लेने को कहा कि ईश्वर को हम साक्षी मानकर, यानी कि ईश्वर को हम गवाह बनाकर, ठीक है, विटनेस बना करके हम हिंदू और मुसलमान ये घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे हम एक ही माता पिता के संतान हैं, एक ही माता पिता के बच्चे हैं। ठीक है, अगर गांधी जी की इस बात को इस ज़माने के तौर में अगर इस्तेमाल किया जाए तो आज जितनी भी ये हिंसा हो रही है, कहीं पे हिंदुओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कहीं पे मुसलमानों के साथ में इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, अगर गांधी जी की इस बात को अगर हर एक इंसान समझ जाए, ठीक, तो ये जो अभी माहौल चल रहा है हिंदुस्तान का, ये नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन गांधी जी के बातों को आज बहुत लोग ऐसे हैं जो उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 1920 में उन्होंने लिखा, गांधी जी ने लिखा कि मैं आशा करता हूं कि मुसलमानों के साथ मेरे गठबंधन से 3 लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। सत्याग्रह के माध्यम से बाधाओं का सामना करते हुए न्याय प्राप्त करना तथा अन्य सभी उपायों पर इसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध करना। समझ गए। चलिए हम यहाँ से अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ये रहा गांधी जी की कुछ बातें जो उन्होंने कहा था। ठीक है, देखिए, गांधी जी ने ये भी एक बात कही थी कि सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति के पास पर्याप्त है, लेकिन प्रकृति किसी व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, इंसान का जो थी नेचर है ना, जो लालच, अगर उसके अंदर समा जाए तो वो, जैसे गांधी कहते हैं कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, है ना। जितना तुम चाहोगे, जितना तुम चाहोगे उतना ही तुम्हारी इच्छा बढ़ती जाएगी, और ये तब तक रहेगी जब तक तुम मर नहीं जाते। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं मेन पॉइंट पे जहाँ से हम लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए, यहाँ से स्टार्ट होता है ब्लॉक 1 और यूनिट फर्स्ट, गांधी एक परिचय। ठीक है, इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के जीवन के बारे और उनके काल के बारे में उन्होंने, और उनके बचपन से लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने कहाँ कहाँ पे आंदोलन किए, उन्हीं सब के बारे में हमको जिक्र करना है। लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दूं कि असहयोग आंदोलन बहुत इम्पॉर्टेंट है और भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम देखते हैं बहुत तेज़ी के साथ। देखिए, थोड़ा सा हम गांधी जी के बचपन की तरफ देखेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात के काठियावाड़ के तट पर हुआ था। ठीक है, उनके माता पिता, यानी उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और उनके माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक, और हालांकि गांधी जाति के व्यापारी थे, यानी कि बनिया थे, पर वे महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर पहुंच गए थे। आई बात समझ में।
उनके पिता दोस्तों में कई जैन शामिल थे और जिन्होंने अहिंसा और आत्म अनुशासन के सख्त सिद्धांत की शिक्षा दी। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट जो इसमें लाइनें हैं उसको मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में लिख लें। ठीक है, अगर मैं पूरा इसको पढ़ूंगा तो ये तो उनके बारे में है, आइए खुद से भी आप पढ़ सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। मोहनदास के बचपन के शुरुआती साल पोरबंदर में बीते थे। वह अपनी उम्र के अन्य शरारती बच्चों जैसे ही थे, यानी कि जिस तरीके से अन्य बच्चे शरारती होते हैं बचपन में, वैसे ही वो भी थे। जो शिक्षकों के पीठ पीछे उनका नाम रखा करते थे, है ना, जैसे कि अगर आप भी अगर पढ़े होंगे स्कूल वगैरह में, तो जिस तरह सर के कुछ लोग ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब सर के नेचर देख करके उनका नाम अलग रख देते हैं। ठीक है, वैसे ही गांधी जी भी थे। युवा गांधी बहुत शर्मीले थे, वह समय के बहुत पाबंद भी थे। उन्हें देर से स्कूल पहुंचना एकदम पसंद नहीं था और स्कूल बंद होने के तुरंत बाद वो घर वापस जाना पसंद करते थे। रास्ते में खेल कूद, सड़क पे दौड़ दौड़ी, ये सब नहीं करना चाहते थे। हाँ, लेकिन बाद में जब थोड़े से वो बड़े हुए तो उन्होंने सड़कों और समुद्र के किनारे खेलना शुरू किया। ठीक, और मोहनदास एक सामान्य छात्र थे और इतने डरपोक थे कि किशोर अवस्था में भी अंधेरे में नहीं सोते थे, यानी अंधेरे से भी उनको डर लगता था, इतने वो डरपोक थे गांधी जी। वह खुद पर शर्मिंदा थे और कांपते हाथों से उन्होंने वह पत्र अपने पिता को दिया। गांधी जी को हिंसक प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उनके पिता उस समय बीमार भी थे। वह बैठ गए और पढ़ा कि उनके बेटे ने क्या लिखा है, यानी कि जब गांधी जी के पिताजी जब बीमार हो गए थे तो उसी समय में गांधी जी ने एक खत लिख करके अपने पिताजी को दिया था। ठीक है, और उसकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने बस उस पत्र को फाड़ दिया, यानी उनके पिताजी ने उस पत्र को फाड़ दिया। यह उनके पिता से अपेक्षित नहीं था, लेकिन स्पष्ट जो स्वीकारोक्ति और इस तरह के पाप को फिर कभी नहीं करने के वादे के कारण पिता ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। आ गई बात समझ में। ये रहा थोड़ी सी उनके बचपन के बारे में। आइए अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि गांधी जी ने जो इंग्लैंड में अपना जीवन बिताया 21 साल, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 4 सितंबर 1888 को मोहनदास बॉम्बे से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और मोहनदास बोर्ड पर अपनी पहली सुबह कभी नहीं भूले। ठीक, और अपने काले सूट, शर्ट और टाई में वे काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे। इंग्लैंड में तो आप जानते ही हैं, ऑलरेडी वो बचपन से ही वहाँ पे टाई, वही सूट बूट पहन के लोग रहते थे, लेकिन उसमें ये कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। कौन? गांधी जी। उन्हें पूरा यकीन था कि भारतीय पोशाक अधिक मतलब अच्छा है, उपयुक्त है हमारे लिए, लेकिन उन्हें लगा कि वह इसमें बहुत प्रभावशाली दिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से मोहनदास यह देखकर काफ़ी शर्मिंदा थे कि केवल वही सफ़ेद फ्लालैन पहने थे। लंदन में सबसे पहले वह विक्टोरिया होटल में रुके और गांधी परिवार के मित्र डॉक्टर पीजे मेहता वहां उनसे मिलने वाले पहले व्यक्ति थे। समझ रहे हैं, इंग्लैंड में सबसे पहला व्यक्ति गांधी जी से कौन मिला था? तो डॉक्टर पीजे मेहता। ठीक, गांधी जी को अपने आसपास कुछ अजीब लग रहा था, मन वहाँ पे नहीं लग रहा था। जब तक उन्होंने एक शाकाहारी होटल तलाश नहीं की तब तक गांधी जी काफ़ी दिनों तक वहाँ भूखे भी रहे थे। ठीक है, अब देखिए, लंदन में हर जगह पैदल चलते थे वो। ठीक, उन्होंने अपने द्वारा खर्च किए गए पैसे का हिसाब रखना शुरू कर दिया कि मैं कितना पैसा यहाँ आया हूँ तो खर्च हुआ है, हर एक चीज़ का वो हिसाब वहाँ पे रखते थे। चलिए, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में मैंने बता दिया। अब आइए, दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष इन्होंने स्टार्ट किया था। ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इंडियन ओपिनियन का वित्त पोषण, चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं देख रहा हूँ। भारत में संघर्ष बहुत इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा एग्जाम के लिए। अप्रैल 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका भाग्य की तलाश में एक युवा और अनुभवहीन बैरिस्टर के रूप में रवाना हुए थे। जनवरी 1915 में वह आखिरकार बिना किसी संपत्ति और केवल एक महत्वाकांक्षा और उद्देश्य के साथ भारत लौट आए कि अपने लोगों की सेवा करनी है। ठीक, उनके दिमाग में ये बात फिक्स हो गई कि अब हमें क्या करना है, तो अपने लोगों की सेवा, यानी कि जो भारत के लोग हैं उनकी सेवा करना है। वह भारत उसके लोगों या उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोखले से वादा किया। उनके जो राजनीतिक गुरु थे
गोखले उनसे ये प्रॉमिस किया, वादा किया कि वह भारत में 1 साल देश के अध्ययन में बिताएंगे, ठीक, और अपने कान खुले रहेंगे और लेकिन उनका मुंह बंद रहेगा। वो सिर्फ सुनेंगे लोगों की बातों को, उनके भावनाओं को, उनके कष्ट को, उनके परेशानियों को वो सुनेंगे सिर्फ, और अपना मुंह बंद रहेगा। वो बोले गांधी जी अपने जो टीचर्स थे उनके राजनीतिक शास्त्र के, उनसे वो वादा किए थे। 1 साल भारत में घूमने के बाद गांधी जी अहमदाबाद के बाहरी इलाके में साबरमती नदी के किनारे रहने लगे। वहाँ उन्होंने मई 1915 में एक आश्रम की स्थापना की। उन्होंने इसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया था। ठीक है, ये तो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। भारत में गांधी का पहला सार्वजनिक संबोधन फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। भारत में उनका पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण, जो ये मोतिहारी है, वहाँ से शुरू हुआ, और जहाँ वे 1917 में गरीब किसानों के अनुरोध पर उस जिले के बहुत शोषित किसानों की शिकायतों के बारे में पूछताछ करने गए थे। ठीक, और यहाँ के किसानों को ब्रिटिश इंडिगो और प्लांट्स ने अपनी ज़मीन के 15% यानी कि 15% हिस्से पर नील की खेती करने और पूरी फसल को किराए पर देने के लिए मजबूर कर दिया। आई बात समझ में। जल्द ही वो गुजरात के खेड़ा जिले में कृषि संकट शुरू हो गया। ठीक, भूखमरी के कगार पर आ गए किसानों को सरकार द्वारा सामान्य कर भुगतान करने के लिए मजबूर कर दिया गया, है ना। गांधी ने सत्याग्रह की सलाह दी और सभी किसानों को एक साथ ही साथ गरीबों को भी किसी भी कर का भुगतान न करने का संकल्प लेने के लिए कहा, जब तक उन्हें राहत न दी जाए। नो टैक्स अभियान लगभग 4 महीने तक चला, जिसके अंत में सरकार ने गरीब किसानों के लिए कर को निलंबित कर दिया, छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। ठीक, तो ये पहला जो इनका सत्याग्रह था वो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सफल हुए गांधी जी। उसके बाद में आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो आंदोलन हुआ था, फर्स्ट आंदोलन था वो खिलाफत आंदोलन। ठीक, गांधी प्रथम विश्व युद्ध के बाद लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों का समर्थन करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन भारत को स्वतंत्रता देने के अपने वादे को पूरा करने में अंग्रेज़ असफल रहे और इसके परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन चलाया गया। आई बात समझ में। क्या समझे आप कि गांधी जी जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों का समर्थन करने के लिए क्या हो गए, एग्री हो गए, सहमत हो गए, लेकिन भारत को आज़ादी देने के जो अपने वादे को पूरा करने में अंग्रेज़ क्या हो गया, असफल हो गया। अंग्रेज़ ने क्या किया था, गांधी जी से प्रॉमिस कर लिया था कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम ये भारत को आज़ाद कराने में आपसे वादा करते हैं कि हम इस भारत को आज़ाद करवा देंगे। ठीक है, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गया अंग्रेज़। ठीक, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन चलाया गया और गांधी ने महसूस किया कि हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए और दोनों समुदायों से एकजुटता और एकता दिखाने का आग्रह किया, अपील किया, रिक्वेस्ट किया। आगे बात समझ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन इसके बाद से स्टार्ट होता है। असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी के सबसे महत्वपूर्ण, वेरी इम्पोर्टेंट जो है आंदोलनों में से एक था। गांधी ने अपने साथी देशवासियों के साथ अंग्रेज़ों का साथ देना बंद करने का निर्णय लिया और उनसे आग्रह किया कि आप लोग आज के बाद अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे। उनका मानना था कि भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज भारत पर शासन करने में सफल हुए थे। ठीक है, जब तक देखिए अपना आदमी जब तक दुश्मन से नहीं मिलेगा तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसका नुकसान पहुंचा दे। ठीक, उन्होंने अंग्रेज़ों को रॉल्ट एक्ट पारित न करने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अधिनियम पारित कर दिया। जैसे ही इसकी घोषणा की गई, गांधी ने सभी से अंग्रेज़ों के खिलाफ सविनय अवज्ञा यानी कि बहिष्कार, धरना आदि शुरू करने को कहा और अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से एकता, अहिंसा और मानव जीवन के प्रति सम्मान दिखाने का आग्रह किया, अपील किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर आक्रमण प्रतिक्रिया व्यक्त की और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और 13 अप्रैल 1919 को एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में अपनी सेना को महिलाओं और बच्चों सहित
एक शांतिपूर्ण सभा में गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इसके बाद में क्या हो कि सैकड़ों निर्दोष जो एकदम बेकसूर थे हिंदू और सिख नागरिक मारे गए। आई बात समझ में। असहयोग की अवधारणा बहुत लोकप्रिय हो गई और पूरे भारत में तेजी से फैलने लगी। गांधी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और स्वराज यानी कि स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित किया और इसमें वो सफल हो गए। उसके बाद में आता है साइमन कमीशन और नमक सत्याग्रह। ठीक है, इसको छोटा सा पॉइंट है, यह आप देख लीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन, ये भी छोटा सा पॉइंट है। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाएगा? दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होते ही महात्मा गांधी ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपना आंदोलन तेज कर दिया और एकदम स्पीड कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने के लिए एक संकल्प का मसौदा तैयार किया, रिपोर्ट तैयार किया। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया सबसे आक्रामक आंदोलन था। गांधी को 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था और 2 साल तक पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया था। इस दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव देसाई की मृत्यु भी हो गई और 1943 के अंत तक भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया, जब अंग्रेज़ों ने यह संकेत दिया कि पूरी सत्ता भारत के लोगों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। गांधी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 लाख राजनीतिक कैदी रिहा किए गए। आई बात समझ में। अब देखिए स्वतंत्रता और भारत का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या। ठीक है, महात्मा गांधी का प्रेरक जीवन 30 जनवरी 1948 को समाप्त हुआ, जब उन्हें एक कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने नज़दीक से गोली मार दी। नाथूराम एक हिंदू कट्टरपंथी था जिसने पाकिस्तान को विभाजन भुगतान देकर भारत को कमज़ोर करने के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराया था। ठीक है, वो खुद से उनके अपना चाल चला। ठीक है, और दोषी ठहराया गांधी जी को, और गोडसे और उनके साजिशकर्ता नारायण आप्टे पर बाद में मुकदमा चला और उन्हें दोषी ठहराया गया और 15 नवंबर 1949 को उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया, यानी कि फांसी दे दिया गया। अब इस यूनिट का एंड यहीं पे होता है। जो इम्पोर्टेंट था इस यूनिट में मैंने फुल्ली एक्सप्लेन के साथ में मैंने आपको बता दिया। अब ये ना कहिएगा सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, राइट। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट 2। गांधी जो हैं उनकी आधुनिक सभ्यता और वैकल्पिक आधुनिकता की अवधारणा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो इस इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। ठीक, अब देखिए आधुनिक सभ्यता और भारत की स्वतंत्रता का नुकसान, औद्योगिकरण और मशीनीकरण की आलोचना। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जो औद्योगिकरण और मशीनीकरण की आलोचना। बस 2 ही पॉइंट इसमें देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना एक्सप्लेन अब नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, राइट। गांधी का सभ्यता पर का विचार यहाँ पे दिया गया है, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्यता और भारत की स्वतंत्रता का नुकसान। देखिए गांधी ने कहा कि भारतीयों ने अपनी सभ्यता से खुद को दूर कर लिया है, जो अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक था और इसके बजाय भौतिक समृद्धि और बढ़ रहा था, जिस पर पश्चिमी सभ्यता आधारित थी, और यही भारत की स्वतंत्रता को खोने का आंतरिक और मूलभूत कारण था। वह भारतीय राजाओं के उस ढुलमुल रवैये की निंदा करते हैं जिसने अंग्रेज़ों के यहाँ अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का अवसर दिया। गांधी का दृढ़ मत था कि जब भारतीय अपनी सभ्यता की महानता का एहसास करेंगे और अपनी प्राचीन जड़ों तक जाएंगे तो वे अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकेंगे और फेंकने में सक्षम होंगे, सक्सेस होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि यह भारतीय सभ्यता की कमजोरी का दौर था, जिस दौरान अंग्रेज़ों ने भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। गांधी का मानना था कि अंग्रेज़ों ने आधुनिक रेलवे, टेलीग्राफ और पश्चिमी शिक्षा, वकीलों और डॉक्टरों में के पेशे आदि को भारतीयों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अंग्रेज़ों को आगे बढ़ाने के लिए पेश किया था। आगे बात समझ में। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है कि आधुनिक सभ्यता के खिलाफ गांधी की दलीलों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि औद्योगिकरण और मशीनीकरण की आलोचना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए गांधी का मानना था कि औद्योगिकरण ने पश्चिम में
राष्ट्रीयता की हिंसक अवधारणा को जन्म दिया है। उनके अनुसार औद्योगिकरण ने समाज को अमीरों और गरीबों में विभाजित कर दिया था और न केवल आर्थिक असमानता पैदा की बल्कि मजदूर वर्ग की दासता और लालच जैसे अनैतिक भाव को भी जन्म दिया। गांधी की समालोचना शहरी औद्योगिकरण दृष्टिकोण पर केंद्रित है। पश्चिमी सभ्यता की उनकी आलोचना इस सभ्यता मशीनों की जड़ों पर आधारित थी। यह मशीन का वर्चस्व था जिसने भारत को पीड़ित किया। उनके अनुसार यह ऐसी मशीन थी जिसने भारत को गरीब कर दिया। इसलिए खादी की अवधारणा या लकड़ी के खर्चे पर सूती धागे की कताई को गांधी ने न केवल पश्चिमी औद्योगिकरण के खिलाफ एक हथियार के रूप में अपनाया बल्कि स्वराज और स्वदेशी की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए भी अपनाया। यानी कि जब गांधी जी ने क्या किया, लकड़ी को चरखा बनाया और चरखा से काम करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक सभ्यता वाले लोग थे वे जो मशीन से काम करते थे। देखिए, जो आधुनिक सभ्यता वाले हैं यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर निर्भर होते हैं मशीनों पे, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया की अगर बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो भारत के लोग जो निर्भर होते हैं वो खुद पे निर्भर होते हैं, ठीक है। अगर इंडिया और जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले हैं, अगर उनका मशीन ख़राब हो गया, जैसे कि फ्रीज, वॉशिंग मशीन, फिर से ये जो जितनी भी मशीनें हैं अगर ये ख़राब हो जाए तो वो अपना काम स्टॉप कर देते हैं। लेकिन भारतीयों के अंदर इतनी टैलेंट है कि अगर ये मशीन ख़राब भी हो जाए तो अपने हाथ से उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। वही काम गांधी जी ने पहले किया। आई बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें गांधी के औद्योगिकरण और मिशनीकरण की आलोचना कीजिए, जो मैंने अभी बता दिया आपको, और आधुनिकता के आलोचक के रूप में शिक्षा। भारत में देखिए, आधुनिकता की शुरुआत के लिए बुनियादी शिक्षा यकीनन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यह औपनिवेशिक हुक्मरानों द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा आमतौर पर भारतीय परंपरा से अलग होने के साथ साथ यह ग्रामीण इलाकों में लाखों लोगों की ज़रूरतों और समस्याओं से बेखबर था। आगे बात समझ में। गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षा और हस्तशिल्प का एक तंत्र था जो शिक्षा का माध्यम था। आई बात समझ? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट था इस यूनिट में वो मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं अगले यूनिट में। यूनिट 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, विकास समीक्षक, ठीक। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें पर्यावरण के लिए नुकसानदेह विकास, ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और दूसरा, गांधी का विकास के प्रति दृष्टिकोण एवं आलोचना। ये तो मैंने पहले भी बता दिया यूनिट 2 में भी। आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। विकास क्या है? डेवलपमेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये है क्या? तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और जनसांख्यिकी घटकों के अलावा उन्नति, प्रगति और सकारात्मक परिवर्तन करती है, ठीक। विकास का उद्देश्य क्या है भाई? तो विकास का उद्देश्य पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट है, इसके संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना जनसंख्या के जीवन स्तर और स्थानीय क्षेत्रीय आय और रोजगार के अवसरों का निर्माण या विस्तार में वृद्धि है, ठीक। विकास दिखता है और उपयोगी है, ज़रूरी नहीं कि इसका प्रभाव तुरंत दिखे, पर बदलाव को जारी रखने के लिए गुणवत्ता में, प्रॉपर्टीज़ में बदलाव और स्थितियों के निर्माण का एक पहलू शामिल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें असमान विकास, ये क्या होता है? थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। विकास क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। हिंसा और विकास, ये थोड़ा सा देखिए। कई विश्लेषकों का मानना है कि विकास और हिंसा के बीच घनिष्ठ संबंध है, बहुत ज़्यादा संबंध है। हिंसा की समस्या ने निवेश रूप से एक अस्थायी रूप में ले लिया है, क्योंकि विकास आदिवासियों, स्वदेशी समुदायों, मछुआरों, प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य वर्गों के लोगों के विस्थापन का कारण बना और ये विकास के सबसे बुरे शिकार बने। वे धीरे धीरे अपनी आजीविका के पारंपरिक स्रोतों से वंचित होते गए, ठीक। चलिए हम आगे इसमें बढ़ते हैं। विकास से हिंसा कैसे फैलती है ये मैंने बता दिया अभी जस्ट। इसके पीछे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह विकास, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आइए देखते हैं। असमान विकास और बढ़ती हिंसा के अलावा वर्तमान विकास का पैटर्न यानी कि पारिस्थितिक और पर्यावरण असंतुलन भी पैदा करता है, ठीक है। इसमें संतुलन नहीं, असंतुलन पैदा करता है, जिससे मानव समाज के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत में कमी, ग्लोबल वार्मिंग, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्र के स्तर को बढ़ता प्रदूषण, औद्योगिकरण और विकास के परिणाम है। समझ रहे हैं? पूरी दुनिया में सरकारें
ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों से अवगत है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग कितना तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, हाँ? हालांकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम वांछित परिणाम देने में विफल रहे। अगर आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें ही आपको पता चल गया होगा ग्लोबल वार्मिंग के जो थी है नुकसान। विकास का पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव कैसे पड़ता है, ये मैंने बता दिया आपको। विकास की नई अवधारणाएं थोड़ा सा ये है, इसे आप देख लीजिएगा, राइट। अब देखिए गांधी का दृष्टिकोण और विकास की आलोचना। गांधी ने विकास को एक ठोस मॉडल पर काम नहीं किया बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी पेश किया। विकास के एक व्यापक दर्शन में ठीक प्रकट हो सकता है। उनके संबंध विश्व दृष्टिकोण में ब्रह्मांड के अन्योन्याश्रितता और तत्वों के परस्पर संबंध के महत्व को रेखांकित किया। उनका जीवन का पूरा दर्शन अद्वितीय था और इस समझ पर आधारित था कि कोई भी इंसान खुद को और अपने आप को पृथ्वी और उसके संसाधनों के एकमात्र संरक्षक के रूप में नहीं देख सकता। चलिए इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, राइट। अब यहाँ पे ही ये ब्लॉक ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अगले ब्लॉक में। अब देखते हैं ब्लॉक 2 यहाँ पे दिया गया है, गांधी की राजनीतिक चिंतन और विचार। ब्लॉक 1 को मैंने फुल्ली एकदम एक्सप्लेन कर दिया है, एकदम इसमें कोई शिकायत ही नहीं हो सकती, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं ब्लॉक 2 को, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें 4 यूनिट है, चौथा इसमें यूनिट है स्वराज, ठीक है। स्वराज में जो सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ एक बात मैं बता दूं, जो यूनिट फर्स्ट गया था और सेकंड और थर्ड, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला इसमें एक इम्पॉर्टेंट है राजनीतिक स्वराज और दूसरा आर्थिक स्वराज। इसमें यही 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एक तीसरा है यहाँ पे सामाजिक स्वराज। आइए बहुत तेज़ी के साथ हम देखेंगे। देखिए पहले समझिए स्वराज क्या है। तो गांधी के आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों में स्वराज की अवधारणा जो है, स्वराज की अवधारणा को बहुत महत्व दिया गया है और उनके लेखन और भाषणों में अक्सर इसे स्थान मिला है। उन्होंने भारतीय लोगों की भावना को जागृत करने के लिए स्वराज के अर्थ का अपने समय के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया और स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। उसके अनुसार स्वराज शब्द एक पवित्र शब्द था, एक वैदिक शब्द था जिसका अर्थ है स्वशासन और आत्म संयम। गांधी का मानना था कि राष्ट्रीय स्वराज उसी माध्यम से हासिल किया जा सकता है जो व्यक्तिगत स्वराज प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रीय स्वराज के साथ व्यक्तिगत स्वराज प्राप्त करने के तरीके समान और एक दूसरे के पूरक थे। गांधी जी का कहना था कि स्वशासन पूरी तरह से आंतरिक शक्ति, अंदर की शक्ति और बाधाओं से लड़ने की क्षमता पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वशासन अर्थात बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वशासन व्यक्तिगत स्वशासन से बेहतर नहीं है और इसलिए इसे ठीक उसी तरह से प्राप्त किया जाना चाहिए जिस तरह से व्यक्तिगत स्वशासन हासिल किया जा सकता है। पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको स्वराज के बारे में, राइट। पहला पॉइंट है इसमें राजनीतिक स्वराज, बहुत इम्पॉर्टेंट है। गांधी का मानना था कि प्रचलित शर्तों के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र की अपनी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें लोगों का शासन होगा। स्वराज की उनकी अवधारणा का सार यह था कि सत्ता लोगों के हाथों में होना चाहिए और उन्होंने नैतिक अधिकार के आधार पर एक लोकतांत्रिक राज्य का लक्ष्य रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र असंभव होगा यदि सत्ता सभी के द्वारा साझा नहीं की जाती, ठीक। और गांधी अब्राहम लिंकन के लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार लोकतंत्र की अवधारणा से प्रभावित थे। गांधी ने स्वराज की अवधारणा को एक लोकतांत्रिक विन्यास देने की कोशिश की। उनका मानना था कि देश की सरकार बहुसंख्यक लोगों की इच्छा पर आधारित होनी चाहिए जिसका वयस्क मताधिकार के माध्यम से पता लगाया जाना चाहिए। ऐसी स्वराज सरकार का चुनाव करने वाले लोगों को राज्य में अपने हाथों श्रम का योगदान देना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पे। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र भी होना चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आर्थिक स्वराज।
गांधी जी का मानना था कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खो देने के कारण राजनीतिक नियंत्रण खो दिया था। अपने संपूर्ण ग्रंथ हिंद स्वराज में उन्होंने एक पूरा अध्याय भारत क्यों हारा, ये एक पूरा एक चैप्टर लिखा है उन्होंने कि भारत क्यों हारा। हिंद स्वराज एक ग्रंथ है, पुस्तक है, उसमें एक चैप्टर है भारत क्यों हारा, उन्होंने लिखा को समर्पित किया है। यह अध्याय अंग्रेज़ों द्वारा भारत की दासता के लिए आर्थिक तर्क देता है। यह आगे चलकर एक अच्छी आर्थिक प्रणाली के लिए गांधी जी के दृष्टिकोण को बताता है और गांधी जी की स्वराज अवधारणा में आर्थिक स्वराज भी शामिल था। क्लियर। ग्राम विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज यहाँ पे दिया गया ग्राम स्वराज, इसे आप देख लीजिएगा, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्वदेशी और खादी। स्वदेशी और खादी, ये ऑलरेडी नो दैट, जानते हैं आप। गांधी की स्वदेशी की अवधारणा ने स्थानीय उत्पादों की वरीयता दी, भले ही वे निम्न श्रेणी को के हों या कहीं और निर्मित चीज़ों से महंगे हों, और साथ ही उन्होंने स्थानीय निर्माताओं की समस्याओं को हल करने का भी प्रयास किया। गांधी ने समाज के लिए अपने व्यवहारिक अनुप्रयोग में खादी को स्वदेशी के सिद्धांत के आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में पाया। गांधी ने खादी उद्योग के विकास के महत्व पर बल दिया और गांधी के लिए खादी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता और स्वराज की भारतीय मानवता की एकता का प्रतीक थी। अब देखिए सरपरस्ती, ठीक, सरपरस्ती यानी कि जिनके अंडर में काम को सौंप दिया जाए। मान लीजिए कि एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कराना है, ठीक है, और उसमें एक को बनाया जाता है सरपरस्त। जैसे कि मान लीजिए कि एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होगा, जो हेड होगा, उसी को सरपरस्त कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें आजीविका और श्रम दिया गया है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट निकला है सामाजिक स्वराज, छोटा सा पॉइंट है। सामाजिक स्वराज के बारे में बताते हुए गांधी सामाजिक अस्तित्व की एक ऐसी स्थिति चाहते थे जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म, जाति, पंथ, लिंग, जन्म स्थान, निवास या खानदान की परवाह किए बिना समान सामाजिक स्थिति का आनंद ले सके। इस प्रकार समाज किसी भी कृत्रिम और मानव निर्मित भेदों से रहित एक एकीकृत समुदाय होगा। यह सामाजिक समानता स्थिति की समानता और अपने सभी सदस्यों की समान गरिमा और प्राकृतिक और मानव निर्मित भेदों की परवाह किए बिना समान भावना से प्रेरित समाज होगा। आत्मनियंत्रण के रूप में स्वराज। गांधी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार स्वराज का अर्थ वास्तव में आत्मनियंत्रण है। समझ गए, स्वराज का अर्थ उनके अनुसार आत्मनियंत्रण है। केवल वही व्यक्ति आत्मनियंत्रण में सक्षम होता है जो नैतिकता के नियमों का पालन करता है, यानी कि धोखा नहीं देता या सत्य के साथ रहता है और अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों, नौकरों और पड़ोसियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है। ऐसा व्यक्ति सही मायने में स्वराज का आनंद ले सकता है और एक राष्ट्र स्वराज का आनंद लेता है अगर ऐसे अच्छे नागरिकों की संख्या बहुतायत में हो। एक स्वराजी व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना, संपत्ति का त्याग, ब्रह्मचर्य, निर्भरता, शारीरिक श्रम, भोजन के प्रति कम आकर्षक, स्वदेशी का उपयोग, सभी धर्मों के लिए समान सम्मान और अस्पृश्यता और उन्मूलन जैसी 11 प्रतिज्ञाओं का पालन करना होगा। आगे बात समझ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है अगला यूनिट, राइट, स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी में एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आत्मनिर्भरता, तो मैंने बता दिया और ऑलरेडी आप जानते भी हैं। इसमें है एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है, और दूसरा स्वदेशी आंदोलन। बस यही दो इसमें इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। ठीक, स्वदेशी शब्द थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वदेशी शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है और यह 2 संस्कृत शब्दों की संधि का संयोजन है। ठीक है, यानी कि जोड़ है। पहला एक है स्व, यानी कि स्व का अर्थ है स्वयं, खुद या अपना, ठीक है, और देश का अर्थ है देश, इसलिए यानी कि मुल्क, इसलिए स्वदेश का अर्थ स्वयं का देश, यानी कि खुद का देश, यानी कि अपना देश। और स्वदेशी जो इसका विश्लेषण रूप है उसका अर्थ है स्वयं के देश का। संस्कृत में स्वदेशी का विपरीत विदेशी या किसी दूसरे देश का है। आगे बात समझ में। स्वदेशी शब्द के गांधी के विचारों में कई अर्थ थे। आर्थिक,
राजनीतिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक भी। ठीक, यह गांधी के दर्शन का केंद्र है, जिसका वास्तव में अर्थ आत्मनिर्भरता है। क्लियर हो गया। स्वदेशी ने एक आंदोलन के रूप में वस्तुओं के घरेलू उत्पादन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया। ठीक है, क्या किया? प्रोत्साहित किया। राजनीतिक अर्थ में इसने स्वदेशी संस्थाओं का बचाव किया। धर्म में इसका मतलब किसी के पैतृक धर्म और परंपराओं का संरक्षण करना है। चलिए आगे। गांधी जी ने माना कि आर्थिक और औद्योगिक जीवन में स्वदेशी को बर्बाद करने के कारण लोगों में बहुत गरीबी आ गई थी। स्वदेशी की भावना में गांधी का अर्थव्यवस्था का विचार स्वावलंबी और आत्मनिहित है। क्लियर हो गया। लक्ष्य एवं उद्देश्य। स्वदेशी आत्मनिर्भरता मूल जीवन की रक्षा में, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्वदेशी आर्थिक दर्शन, ठीक, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अब देखिए अंग्रेजों ने उत्पादन के केंद्रीयकृत औद्योगिक और मशीनीकृत तरीकों पर विश्वास किया। दूसरी ओर गांधी उत्पादन के विकेंद्रीकृत घर का बना हाथ से बने में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं बल्कि जनता द्वारा उत्पादन। बड़े पैमाने पर उत्पादन केवल उत्पाद के साथ संबंधित है, जबकि जनता द्वारा उत्पादन उत्पादकों और प्रक्रिया के साथ संबंधित है। क्लियर। गांधी ने प्रत्येक गांव को एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखा। हर गांव को, ठीक, उनका झुकाव कुटीर उद्योगों के विकास की ओर था और न ही बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के। उन्होंने महसूस किया कि एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था श्रम और भ्रष्टाचार के शोषण को कम करेगी। उन्होंने हमेशा कहा कि प्रकृति में सभी के उपभोग के लिए प्रचुर संसाधन है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। गांधी का मानना था कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक था। गांधी चाहते थे कि लोग जनता द्वारा उत्पादन के सिद्धांत को अपनाएं, क्योंकि इस पद्धति के माध्यम से ग्राम समुदाय मानव हाथों द्वारा किए गए कार्यों की गरिमा को बहाल करने में सक्षम होंगे। क्लियर हो गया। स्वदेशी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। देखिए शुरू में स्वदेशी का विचार दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और बिपिन चंद्र पाल जैसे शुरुआती राष्ट्रवादियों के लेखन में परिलक्षित हुआ, जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा में खड़े थे। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के विभाजन 1905 के बाद अपने कट्टरपंथी जन स्वरूप को ग्रहण किया और 1907 में स्वदेशी को आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैचारिक ढांचे में शामिल किया गया था, जो स्वदेशी और स्वराज के लाभकारी उद्देश्य के रूप में था। बंगाल के विभाजन ने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा की और इस तनावपूर्ण माहौल में लोगों ने विदेशी वस्तुओं और ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और इस तरह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। आई बात समझ में? यानी कि जब बंगाल का विभाजन हुआ, यानी कि बंगाल को भारत से अलग किया गया, तब लोगों में काफ़ी आक्रोश आ गया और काफ़ी लोग गुस्सा भी हुए। ठीक है, कि ऐसा क्यों? तब जा कर के उन्होंने क्या किया, आके जो विदेशी ब्रिटिश के जो सामान थे, अंग्रेज़ों के जो सामान, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, उनको और उनके संस्थानों में जाना आना सब बंद कर दिया, है ना। और इस तरीके से ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक। और 1909 में गांधी के हिंद स्वराज में स्वराज सत्याग्रह और स्वदेशी प्रमुख सिद्धांत थे। स्वराज को साकार करने के लिए गांधी का मानना था कि स्वदेशी का आदर्श हर मायने में ज़रूरी है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए खादी आर्थिक निर्भरता का प्रतीक, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। स्वदेशी एक धार्मिक विचार, ठीक है। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। आइए यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट 6 सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह तो काफ़ी हुआ। ठीक, सत्याग्रह के अवधारणा और सत्याग्रह के विचार के स्रोत, सत्याग्रह बनाम दुराग्रह। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह और दूसरा खेड़ा। ठीक है, आइए एक है नमक सत्याग्रह और व्यक्तिगत सत्याग्रह। आइए बहुत तेज़ी के साथ हम इसे देखेंगे। सत्याग्रह, ठीक, गांधी जी जो सत्याग्रह की अवधारणा को समझिए थोड़ा सा। गांधी जी के मुताबिक सत्याग्रह सीधी कार्यवाही का सर्वाधिक सशक्त उपाय था। ठीक है, जिसका उपयोग सत्याग्रही करता था।
एक सत्याग्रही इसलिए निरंतर गठित प्राधिकार के से संपर्क करेगा, जनमत से अपील करेगा, जनमत को प्रशिक्षित करेगा, हर किसी के समक्ष अपनी शिकायत शांतिपूर्वक पेश करेगा जो उनको सुनना चाहते हैं, और जब वह इन सारे विकल्पों का उपयोग कर लेगा तब सत्याग्रह का मार्ग अपनाएगा। और उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि उनके अनुभवों ने उन्हें सिखाया है कि हर सही और न्याय संगत संघर्ष पर प्रगति का कानून लागू होता है, लेकिन सत्याग्रह के मामले में कानून स्वयं सिद्ध नजर आता है। जैसे जैसे सत्याग्रह का आंदोलन आगे बढ़ता है, कई अन्य दूसरी शक्तियां इसकी प्रबलता और प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती हैं और लगातार इसका असर बढ़ने लगता है। यह वास्तविक तौर पर अनिवार्य है और सत्याग्रह के प्राथमिक सिद्धांतों से आबद्ध है। ठीक, सत्याग्रह की अवधारणा के स्रोत, यहाँ पे थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, छोटा पॉइंट है। सत्याग्रह बनाम दुराग्रह क्या है? तो गांधी जी ने सत्याग्रह और दुराग्रह के बीच अंतर की व्याख्या की, जिसमें प्रतिरोध का उद्देश्य विरोधियों को समझाने से ज़्यादा प्रताड़ित करना है। उन्होंने लिखा, इस मामले में कोई अधीरता, कोई क्रूरता, कोई बदतमीजी और कोई अनैतिक दबाव नहीं होना चाहिए। शांति प्रतिरोध पर सत्याग्रह की श्रेष्ठ सत्याग्रह उग्र राष्ट्रवाद के विरोध में। ठीक है, आइए सत्याग्रही की आचार संहिता। सत्याग्रह मूलतः एक जीवनचर्या है जो सत्याग्रहियों के राजनीतिक कार्यकलाप के तौर तरीकों को निर्देशित करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर ये ऐसे जीवन की परिकल्पना करते हैं जो सत्य, पवित्रता, अनासक्ति और कठोर श्रम से प्रेरित हो। राजनीतिक मोर्चे पर सत्याग्रह विरोधी के खिलाफ अहिंसक उपायों के उपयोग की परिकल्पना करता है, जिससे उसे बलपूर्वक आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की बजाय उसका हृदय परिवर्तन किया जा सके। चलिए, एक सच्चे सत्याग्रही को धैर्य के साथ सभी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती थी, यहाँ तक कि शारीरिक हमले को भी, और वो भी आवेश के आए बगैर उन्हें हर एक चीज़ का सहन करना पड़ता था। ठीक, सत्याग्रही का उद्देश्य कभी ये नहीं होता था कि वे अन्यायी को शर्मिंदा करें। उससे निवेदन का उद्देश्य कभी उसे डराना नहीं, बल्कि उससे हृदय तक पहुंचाना होता था। मतलब कि जो सत्याग्रही का मतलब जो लक्ष्य था, उद्देश्य, मतलब ये नहीं होता था कि जो जिसके साथ हम अगर लड़ाई कर रहे हैं या युद्ध कर रहे हैं वो हमसे क्या हो जाए, शर्मिंदा हो, ठीक है, या डर जाए, ऐसा नहीं। बस उनको क्या, अच्छा राह दिखाना था। आगे बस में सत्याग्रह, नागरिक अवज्ञा और असहयोग। ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह आंदोलन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर थोड़ा सा देख लीजिएगा। राइट, चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। बिहार के चंपारण के किसान में तीन कठिया व्यवस्था के अंतर्गत अपनी ज़मीन के 20 में से 3 हिस्से पर कानून नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। यही नहीं, उन्हें ये नील ब्रिटिश भूमिपतियों को मनमानी कीमत पर बेचना भी पड़ता था, जिसका निर्धारण वही करते थे। ठीक, इस पे क्या हुआ कि चंपारण सत्याग्रह का शुरू हुआ। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण के बाद में वहाँ गुजरात के कैरा जिले में 1918 में फसल खराब हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने पूरे भू राजस्व की वसूली पर जोर दिया। यानी कि वो फसल खराब हो गई तो हो गई, लेकिन जो अंग्रेज शासन थे, वो उन पे जो लगान था वो कहता था कि वो पूरा टैक्स उसका दे। गांधी जी ने किसानों को सत्याग्रह करने के लिए संगठित किया और कर आएगी, इसके पहले यूनिट में भी बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। ठीक, इसे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसमें अब कुछ है नहीं, बस यही है। भारत में बाहर सत्याग्रह की विरासत, समकालीन प्रासंगिकता। बस अब इस यूनिट में इतना ही था जो इम्पोर्टेंट था। आइए यहाँ से स्टार्ट होता है न्याय, यानी कि ट्रस्टीशिप। आइए इसमें देखते हैं न्याय के सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए, बस इसमें एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी के लिए 20वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही भारत का एकमात्र महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं था। मतलब ये उद्देश्य नहीं था कि भारत को सिर्फ आज़ादी करा लें। पूरी देश की यात्रा ने उन्हें दलित जनता की गरीबी और दुख से अवगत कराया, उन्हें मालूम कराया भारतीय समाज का आर्थिक विकास उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। जो आर्थिक विकास आज इतना नीचे गिर गया है,
जो भारत में पहले गांधी जी इस पे काफ़ी काम किए थे। ठीक है, भारतीय समाज में मौजूद असमानता को उन्होंने नज़दीक से महसूस किया। उनका विश्वास था कि जब तक भूस्वामी और अमीर लोग किसान और मजदूर वर्ग के असंतोष पर ध्यान नहीं देंगे, पूरे राजनीतिक आर्थिक प्रणाली को ही उखाड़ दिए जाने की आशंका है। ठीक, पूंजीवाद के समर्थकों और समाजवादी अर्थशास्त्रियों के बीच संपत्ति और संसाधनों का स्वामित्व एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। आइए, न्याय की अवधारणा। गांधी ने आर्थिक विचार गरीबी, सामाजिक आर्थिक न्याय के खिलाफ, शोषण और गिरते नैतिक मूल्य के खिलाफ उनके सामान्य संघर्ष का हिस्सा थे। गांधी आम लोगों के अर्थशास्त्री थे। उनका दृष्टिकोण मानवीय गरिमा पर आधारित था। उनका आर्थिक दर्शन अपने जीवन में उनके द्वारा किए गए प्रयोग को परिणाम तक था और मानवीय गरिमा की रक्षा करने की प्रक्रिया के दौरान उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण ने मौजूदा सामाजिक आर्थिक समस्याओं को नई दिशा दिखाई। न्याय के सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इसमें कुछ है नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के प्रकार। ठीक है, देखिए, प्रकृति के उपहार, उसके बाद में इसके प्रकार में है। गांधी जी मानते थे कि पृथ्वी पर उपलब्ध सभी वस्तुएं ईश्वर की है। ठीक है, भगवान की है, अल्लाह की है। उनके मुताबिक एक व्यक्ति जो विरासत के रूप में या स्वयं ही मेहनत व उद्यमिता से संपत्ति हासिल करता है, उससे अतिरिक्त संपत्ति का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करना चाहिए। समझ गए। सामाजिक जीवन के उत्पाद यहाँ पे दे दिया गया है छोटे से पॉइंट में। जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। राज्य विनियमित न्याय। ठीक है, अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट में। हम आ चुके हैं अब ब्लॉक 3 में, गांधी की विरासत। ठीक है, हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि आप जो ब्लॉक 1 है उसे आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा, तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, उससे आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए, और ये भी जो मैं बता रहा हूँ अभी, इसको भी थोड़ा सा स्टडी कीजिए। ठीक है, इसमें है अहिंसक आंदोलन। ठीक है, अहिंसक आंदोलन इसमें एक ही, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे आंदोलन दिया गया है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है अहिंसक आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, और जंगल बचाओ आंदोलन एंड चिपको आंदोलन। गांधी जी ने काफ़ी आंदोलन किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अहिंसक आंदोलनों की प्रकृति। ठीक, अहिंसक आंदोलन प्रत्यक्ष कार्रवाई की सफलता 2 मुख्य पहलुओं से परिभाषित होती है। ठीक है, और जो विरोधाभासी प्रकृति के हैं, जैसे कि विघटन एवं अनुशासन। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखेंगे हम। आज़ादी के बाद अहिंसक आंदोलन कौन कौन से हुए उसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। राइट, देखिए, 1940 का भूदान आंदोलन पहला था। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक के उत्तरार्ध तथा 5वें दशक के शुरुआत में गांधी के एक अनुयायी आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की संकल्पना का प्रचार करना शुरू किया, और भूदान ने भारत में भूमि विहीन किसानों हेतु भूमि सुनिश्चित करने की समस्या के समाधान की उम्मीद दिखाई। परंतु ये अनुमान लगाना गलत होगा कि भूदान का संबंध पूर्ण रूप से भूमि के संग्रहण तथा वितरण मात्र से है। यह आंदोलन उस सर्वोदय समाज की ओर बढ़ने की दिशा में लिया गया प्रथम कदम था, जो सामाजिक आर्थिक उन्मुख अहिंसात्मक रचनात्मक परिवर्तन के कार्यक्रम द्वारा भारत के सामाजिक संरचना की नैतिकता में तीव्र परिवर्तन हेतु कथित सर्वमुख क्रांति प्रतीत हो रहा था। ठीक है, इसमें जो है 1963 में यह आंदोलन ज़्यादा संकेंद्रित स्वरूप से प्रारंभ हुआ, जिसमें निम्न गतिविधि पहचाने गए। क्या क्या पहचाने गए सर? तो देखिए, संपूर्ण देश में ग्रामदान गांवों की स्थापना हुई, इसकी पहचान हुई। इन ग्रामों में खादी एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास, जिससे ये गांव बाह्य संसाधनों की आवश्यकता से मुक्त एवं स्वनिर्भर बन सके। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे जो इसमें हमको गतिविधि पहचानने को मिला, ये यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब देखिए 1980 का 9 किसान आंदोलन। 9 किसान आंदोलन की शुरुआत ऐसे समय पर हुई जब भारत में कृषि की स्थिति पूर्णतः जर्जर हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी बहुत। इसका शुरुआत तब हुआ जब व्यवसाय की परिस्थितियां कृषि के विपरीत जा रही थी, यानी कि ठीक उनके उल्टे जा रही थी। कृषि आधारित आय कम होती जा रही थी और कृषि लागत मूल्य बढ़कर किसानों की पहुंच से बाहर होते जा रहे थे। यह महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन द्वारा प्रारंभ हुआ, जब इसने प्याज के लिए पारिश्रमिक मूल्य की मांग की।
ठीक। बाद में यह आंदोलन कर्नाटक में कर्नाटक राज्य रायता संघ तथा उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में चला। हालांकि इन सारे आंदोलन का प्रारंभ लगभग समकालीन तथा परंतु किसान संगठनों के मध्य विभिन्नता व सामंजस्य का अभाव इस आंदोलन को भारतीय राजनीति में बड़ी शक्ति बनने में बाधक रहा। देखिए, एक हुआ चिपको आंदोलन, बहुत फेमस आंदोलन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए, चिपको आंदोलन एक अहिंसक सामाजिक तथा पर्यावरण से जुड़े आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है, से वहाँ से हुई। 1973 में आई भयंकर प्रलयकारी बाढ़ से अलकनंदा घाटी के क्षेत्र ने जीवन और संपत्ति का भयानक नुकसान हुआ था। एक दिन महिलाओं ने कुछ मजदूरों को आरी के साथ देखा। ये मजदूर व्यावसायिक ठेकेदारों और पेड़ों को काटने के लिए भेजे गए थे, ठीक है। महिलाओं ने इसका विरोध किया और पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया। महिलाओं के छोटे समूहों ने सतत निगरानी रखी और पेड़ों की चिपक गई ताकि इन पेड़ों को काट कर गिराई न जा सके। देख रहे हैं पहले की औरतों में कितना मतलब ये थी था कि जब लोग गए पेड़ों को काटने के लिए तो उन्होंने पेड़ से चिपक गए ताकि लोग इसे पेड़ को काटे नहीं। उसके बाद में हुआ 1970 का जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है। छोटा छोटा ये पॉइंट है। 1970 में जब सरकार ने साल वन को जिसमें काफ़ी मूल्यवान सागवान के पेड़ थे, ठीक है, और स्थानांतरीकरण करने का निर्णय लिया, तो बिहार के आदिवासी इस निर्णय के विरोध में भारी संख्या में बाहर निकल आए और बिहार से शुरू हुआ ये आंदोलन अन्य राज्यों जैसे उड़ीसा तथा झारखंड तक फैल गया। उसके बाद से 1970-1980 का शांत घाटी पर आंदोलन हुआ। फिर से 1985 का नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट, छोटा सा। आंध्र प्रदेश का निषेध आंदोलन, ठीक है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा बस। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अन्ना हजारे का जन लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, ठीक है। और जब 5 अप्रैल 2011 को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल शुरू की तो पूरा देश एकजुट होकर उनके साथ खड़ा हो गया था। इस आंदोलन ने कृषि मंत्री शरद पवार के मंत्रियों के समूह को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, जिन पर जन लोकपाल बिल के मसौदे की समीक्षा करने का आरोप लगाया गया था। क्लियर। अब देखिए, निर्भया आंदोलन 2012 के दिल्ली गैंग रेप में उन लोगों ने भयंकर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। ये निर्भया आंदोलन आप देख रहे हैं ना, अभी तक ये चर्चा में रहा। अभी तक आप कौन नहीं जानता है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है निर्भया आंदोलन के बारे में। 2012 में जो कांड हुआ था, ठीक है, दिल्ली में गैंग रेप हुआ। उन लोगों ने भयंकर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, जिन्हें लगा कि बस अब बहुत हुआ। इस घटना के बाद हजारों लोग देश के कई हिस्सों में विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए और इस आंदोलन ने सोशल मीडिया में भी हलचल पैदा कर दी, जहां लोगों ने अपनी प्रदर्शन तस्वीर को एक ब्लैक डॉट के में बदल दिया और लाखों लोगों ने इस घटना का विरोध करते हुए ये याचिका पर हस्ताक्षर किया। और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए केंद्र और विभिन्न राज्यों में सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम को घोषणा की। चलिए, हम यहाँ से ये यूनिट ख़त्म होता है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, शांति आंदोलन यहाँ पे है। चलिए, शांतिवाद क्या है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही एक पॉइंट है। आइए देखते हैं हम यहाँ पे शांतिवाद क्या है। देखिए, शांतिवाद को इस विश्वास के रूप में वर्णित किया जाता है कि युद्ध या कोई भी हिंसा किसी भी परिस्थिति में अनुचित है और यह कि सभी विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाया जाना चाहिए। यह उन सभी पर लागू होता है जो युद्ध के विरोध में है। शांतिवाद को मोटे तौर पर उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए भी परिभाषित किया गया है जिन्होंने युद्ध के मैदान में चल रहे हैं कत्लेआम के लिए दृढ़ता से संवेदना व्यक्त की और अन्य समाधानों का विरोध किया, ठीक, शांतिवाद की वकालत में शामिल थे। शांति प्राप्त करने के लिए जिन आवश्यक सद्गुणों का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है उनमें से सहिष्णुता, सद्भाव और प्रेम शामिल है। जैसे कि पहले बताया गया है कि शांतिवाद शांति के लिए युद्ध को एक साधन के रूप में खारिज करता है, जैसा कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू में काउंट लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि आपके ग्रंथ में शांतिवाद का अर्थ, इतिहास और उद्देश्य व्यापक रूप से दिया गया है। क्लियर। चलिए,
हम आगे बढ़ते हैं। इसमें संघर्ष समाधान के लिए शांतिवाद। पॉल बोहानन ने एक बार कहा था कि संघर्ष के बिना समाज असंभव है, लेकिन संघर्ष के नियंत्रण के बिना समाज उससे भी बुरा है। समझ रहे हैं, बहुत टिपिकली पॉइंट है ये। पॉल बोहानन ने एक बार कहा था कि संघर्ष के बिना समाज क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है, लेकिन संघर्ष के नियंत्रण के बिना समाज उससे भी बुरा है। ठीक, देखिए संघर्ष हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। डेली हम संघर्ष करते हैं। देखिए एक तरह से हम भी संघर्ष ही कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पे हम अपनी वीडियो के माध्यम से हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इसमें सफलता मिले, ठीक है, और आपका फ़ायदा हो, राइट। इस तरीके से संघर्ष जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। गांधी के संघर्ष का दृष्टिकोण इसे व्यक्त करने का तरीका उनकी सबसे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि में से एक है, ठीक है। उनकी व्याख्या के अनुसार गीता मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति में सत्य और असत्य दोनों साथ होता है। सही बात है, ठीक, सच्चाई भी होती है और झूठी भी होते हैं, एक साथ होते हैं हर इंसान के अंदर। गांधी ने कहा कि युद्ध क्षेत्र हमारे अपने शरीर में है, ठीक। साहित्य में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों, गृह युद्धों या युद्धों के अर्थ की पूरी तरह से अलग समझा जाता है। चलिए प्रथम देखिए कहने का मतलब है कुल मिलाकर टकराव पारस्परिक अंतर व्यक्तिगत होता है, जिसमें देश, व्यक्ति, समूह आदि शामिल होते हैं। चलिए गांधी और शांतिवाद, ठीक है, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम उसे नहीं देखें। प्रमुख शांतिवादी, पहले लियो टॉल्स्टॉय, ठीक, दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन, ये शांतिवादी लोग थे, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा है यहाँ पे दिया गया है, छोटे छोटे से, इसको आप देख लीजिएगा। एमिडे अनॉर्ड और बर्टन रसेल, इनका एक चैप्टर भी है, उसमें जब 12th क्लास पढ़िएगा उसमें। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका भी एक चैप्टर है 12th क्लास में, है ना, क्या, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। सोफी एस्कॉल, हेलेन केलर, ठीक है, वेरा ब्रिटेन, ये लोग क्या है, शांतिवादी हैं, ठीक है। वेरा ब्रिटेन जो है वह एक शांति कार्यकर्ता और लेखिका थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने लेटर्स टू पीस लवर्स नामक पत्र के माध्यम से लोगों को संबोधित करना शुरू किया। वह एक शांतिवादी थी क्योंकि उन्होंने फायर वार्डन के रूप में काम करके युद्ध में मदद की, ठीक है, और पीस प्लेज यूनियन के भोजन राहत अभियान के लिए धन जुटाने के लिए व्यापक रूप से यात्रा की। समसामयिक विश्व में शांतिवाद की प्रासंगिकता, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शांतिवाद शब्द आज प्रयोग में एक सामान्य शब्द नहीं है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो हम परमाणु निस्स्त्रीकरण, युद्ध विरोधी अभियान और संघर्ष समाधान आदि की बातें सुनते हैं। कई सिद्धांतकार संघर्ष के समाधान के तरीकों की वकालत करते आए हैं कि हम इस दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह कैसे बना सकते हैं। क्या इसका मतलब शांतिवाद अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? क्या इस अमूल्य अवधारणा के लिए कोई प्रस्तावक नहीं है? हमारा जवाब नकारात्मक ही होगा। एक शब्द के रूप में शांतिवाद का उपयोग भले ही न हो, लेकिन इसकी प्रासंगिकता युद्ध में सबसे व्यवहार्य विकल्प के रूप में है। यह विचारधारा युद्ध के विरोध में है। इसकी प्रासंगिकता फीकी नहीं हुई है, इसके बजाय आज दुनिया की समस्याएं कई गुना बढ़ गई है। हमारे पास युद्ध के लिए विभिन्न कारण है, हमारे पास शांति प्राप्त करने और स्थापित करने का कारण भी युद्ध है। आगे बात समझ में। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। यूनिट 10 यहाँ से स्टार्ट होता है, महिला आंदोलन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस यूनिट से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं इसमें। देखिए महिलाओं के बारे में गांधी जी का दृष्टिकोण। पुरुष महिला के बारे में गांधी जी के विचार हमारे समय के विमर्श से सबसे अधिक मेल खाते हैं। गांधी जी की एक बहुआयामी विचारक थे और उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मुद्दों पर विस्तार से लिखा। समाज में महिलाओं की स्थिति को और पहचान के प्रति गांधी जी के विचार उनके आस्तिक और नैतिक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, उन सभी बुराइयों में जिसके लिए मनुष्य जिम्मेदार है, कोई भी बुराई इतनी चौंकाने वाली या शर्मनाक नहीं है जितनी कि मानवता के आधे हिस्से के प्रति उनका दुर्व्यवहार है। गांधी जी कहते हैं कि मैं महिलाओं को कमज़ोर नहीं मानता, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक नेक होती हैं और आज भी वे त्याग, मौन, पीड़ा, विनम्रता, विश्वास और ज्ञान की प्रति
मूर्ति है। पुरुषों के पृथक अपनी अलग पहचान बनाने और आत्मनिष्ठा हासिल करने के लिए गांधी जी ने महिलाओं का स्वयं सहायता और आत्मनिर्भरता का मार्ग अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत में महिला आंदोलनों की प्रकृति, ठीक है, इसमें दिया गया है, ये थोड़ा सा है, आप इसे देख लीजिएगा। भारत में महिला आंदोलन, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम। विकासात्मक अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार रचनात्मक असहमति के विभिन्न रूपों के साथ प्रयोग करने के लिए महिलाओं को संगठित करना समाज में उनकी स्थिति के बारे में सवाल खड़े करता है तथा विकास की प्राकृतिक गारंटी देने वाले के रूप में महिलाओं को जवाब ढूंढने में मदद करता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर मुकाबले करने की अपनी रणनीतियों के माध्यम से महिलाएं अपने दैनिक जीवन में शक्ति संबंधों का सामना कर रही है। औपचारिक राजनीति की आम धारणा महिलाओं को शामिल करने में विफल रहती है, लेकिन अपने विभिन्न रूपों में राजनीति महिलाओं के दैनिक जीवन में विद्यमान है। चलिए यहाँ पे है चिपको आंदोलन, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा, लेकिन इसमें कुछ महिलाओं की भी भागीदारी है, इसमें महिलाओं के बारे में भी कुछ दिया हुआ। दैनिक आधार पर महिलाओं के जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें प्रमुख है दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरी संसाधनों की कमी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने तथा 2 मटके पानी के लिए मीली पैदल चलना पड़ता था। पहले के ज़माने में जब वनों की कटाई और निम्नीकरण से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता खत्म हो जाती तो भूखे परिवार के खिलाने के जिम्मेदार महिला पर आ जाती। और भारत एक विकासशील देश है और औद्योगिकरण की दौड़ ने समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। आगे बस समझ। चिपको आंदोलन एक अहिंसक, सामाजिक और पारितंत्र केंद्रित आंदोलन है जो उत्तराखंड राज्य से गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र में शुरू हुआ। इस तरीके से हमने इसको पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में देखें। दहेज विरोधी आंदोलन, ठीक है, ये दहेज के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में अस्तित्व में आया। प्राचीन काल में ही इस सामाजिक बुराई ने भारतीय समाज और महिलाओं को त्रस्त कर रखा है। इस कारण लोग और परिवार लड़की के जन्म को एक बोझ के रूप में देखते हैं। समझ रहे हैं। 1980 के दशक में देश के सभी हिस्सों में दहेज हत्या की खबरें आने लगी और दहेज के खिलाफ शांत विरोध एक मजबूत आंदोलन बन गया। और 1977 में आंदोलन को और गति मिली तथा महिलाएं दहेज को लेकर के किए जाने वाले अपराधों, विशेषकर हत्या और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के खिलाफ हो गई। ऐसे आंदोलनों ने दिखाया कि दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों को लोगों के बीच उठाने व महिलाओं और नारीवादी संगठनों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे बात समझ में। आप दहेज के बारे में और जान जाएं। चलिए देखिए। निषेध आंदोलन, आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन, ठीक है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। शराब विरोधी आंदोलन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। खाप पंचायतों के खिलाफ आंदोलन हुआ था, ठीक है। गुलाबी गैंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें निर्भया आंदोलन, मौलिक अधिकार बनाम मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। चलिए शाहबानो मामला है ना, शाहबानो मामला इसका सबसे सटीक उदाहरण है, ठीक है। पति ने शाहबानो को भरण पोषण का खर्च देने से इनकार कर दिया और 1986 में मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो की याचिका को धारा 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बरकरार रखा। मुस्लिम इसके खिलाफ हो गए और मुस्लिम महिला भरण पोषण अधिकार यानी कि तलाक अधिनियम 1986 विधेयक संसद में रखा गया। हालांकि कई लोग और संगठनों ने इसका विरोध भी किया। 3 तलाक के बारे में बहुत पॉपुलर रहा, ठीक है, अभी तक चल रहा था, है ना, 3 तलाक के बारे में। चलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा, हालांकि उतना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ से यूनिट 11 स्टार्ट होते हैं, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है एक साइलेंट वैली आंदोलन, ठीक है। इसके आगे तो हम लोगों ने सब पढ़ ही लिया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें पर्यावरण संबंधी आंदोलन। आमतौर पर उन आंदोलनों को पर्यावरण संबंधी आंदोलन समझा जाता है जो विकास परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वे परियोजनाएं बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग और दोहन पर निर्भर करती है। संसाधनों का दोहन ऐसे किया जाता है मानो ये अपरिमित मात्रा में उपलब्ध हो, जबकि ये सही नहीं। इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं फिर इसमें चिपको आंदोलन, बहुत बार देख चुके हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में दिया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी हम लोगों ने देखा, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा दिया गया है, इससे आप देख लीजिएगा। साइलेंट वैली आंदोलन, इससे आप देख लीजिएगा, बाकी आंदोलन तो हम लोग पीछे देख चुके हैं। साइलेंट वैली पार्क भारत के आखिरी वर्षा वनों और
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में से एक था। ये पार्क दक्षिण भारत में केरल के पालक्काड जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। अंग्रेज़ों ने इस इलाके को झींगुरों से मुक्त होने के कारण साइलेंट वैली का नाम दिया था, और सबसे पहले साइलेंट वैली ने अपनी समृद्ध प्राकृतिक विविधता के कारण नहीं बल्कि घाटी में केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पन बिजली परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों को लगातार संघर्ष ने दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया। इस आंदोलन ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वर से पर्यावरण की रक्षा की महत्ता को रेखांकित किया। मैकाक लंगूर का संरक्षण सदाबहार जंगल को पूर्ण विनाश से बचाने के अहिंसक संघर्ष का प्रतीक बन गया। चलिए हम आगे देखते हैं इसके बारे में। जल संरक्षण आंदोलन, इसे थोड़ा सा देख लिया जाए। जल संरक्षण आंदोलन पानी बचाने के पारंपरिक उपायों को संरक्षित रखने का एक प्रयास है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण पारंपरिक जल संरक्षण व्यवस्था निष्प्रभावी हो गई। इन आंदोलनों ने विकास के मौजूदा प्रभावी मॉडल का विकल्प भी पेश किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। राष्ट्रीय जल चेतना यात्रा, देखिए ग्रीन पीस आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी एक ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी संगठन था जिसकी स्थापना 1969 में अलास्का में अमेरिकी परमाणु हथियार परीक्षण विरोधी अहिंसक अभियान के दौरान हुई थी। ग्रीन पीस संभवतः सबसे कामयाब पर्यावरण संबंधी संगठन था जिसने अहिंसक तरीके से आंदोलन किया। निश्चित तौर पर यह ऐसे पहले संगठनों में से एक था इसने वैचारिक दर्शन, स्पष्ट रणनीतिक स्वरूप, वैज्ञानिक अनुसंधान, राजनीतिक और कानूनी शोध के साथ साथ लॉबी के इस्तेमाल, निडर सीधी कार्यवाही और मीडिया के ध्यानाकर्षण के बेहतर समन्वय के जरिए न सिर्फ अपने संगठन के लिए बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में भी काफ़ी कामयाबी हासिल की। ठीक, अब यहाँ पे ये यूनिट ख़त्म होता है और साथ ही साथ यहीं पे ये ब्लॉक ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं ब्लॉक 4 में। अब हम आ गए हैं यहाँ पे ब्लॉक 4 में, राइट। गांधी और समकालीन चुनौतियाँ। इससे पहले मैंने ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 पूरी फुल डिटेल्स के साथ में एक्सप्लेन किया, राइट, आपने भी देखा। और अब हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे ये जो ब्लॉक 4 है जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं सामाजिक सद्भाव। ठीक है, सामाजिक सद्भाव में सबसे पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले कारक, और दूसरा है इसमें सामाजिक सद्भाव को कैसे समझा जाए। बस दो ही इम्पोर्टेंट इसमें है। आइए हम देखते हैं सद्भाव का पहले सही अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, इस व्यक्त और अव्यक्त ब्रह्मांड में सद्भाव को विभिन्न स्थितियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक दूसरे को सहयोग देती है और प्रभावित भी करती है। जब उत्तेजना की स्थिति शांत हो जाती है तो सद्भाव कायम होता है। ठीक, सद्भाव उत्पन्न होता है। सत्व, रजस और तमस के बीच संतुलन से इसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति में सद्भाव प्रकृति की प्रत्येक शक्ति के बीच संतुलन से कायम होता है। ये शक्तियाँ एक दूसरे को प्रभावित किए बगैर अस्तित्व बनाए रखती है और इस स्थिति को प्राप्त करना कठिन है क्योंकि कई शक्तियाँ एक दूसरे पर निर्भर होती है जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती है। लोगों की नज़र में सद्भाव की स्थिति में व्यक्ति पक्षपात रहित होता है और शंका होने की स्थिति में भी हस्तक्षेप करने से बचता है। इसे पूरा करने के लिए एक समग्र संज्ञान होना सबसे सरल दृष्टिकोण है। सद्भाव सामाजिक व्यवहार की एक स्थिति है जहां एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों और प्राणियों के साथ स्वयं की या धार्मिक या नस्ल संबंधी को नियंत्रित करने के लिए साझेदारी करता है। सद्भाव विविधता में एकता है। सद्भाव तब कायम होता है जब कई चीज़ों का महत्व कम होकर एक प्रकार की एकता को जन्म देती है, एक प्रकार के यूनिटी को जन्म देती है। जहाँ विविधता नहीं है वहाँ सद्भाव नहीं है। इसके विपरीत जहाँ विविधता क्रम और अनुपात में नहीं है वहाँ सद्भाव नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ जितनी अधिक विविधता और विविधता में एकता होगी तो सद्भाव भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक, एक तर्कसंगत और समझदार योजना के तहत सद्भाव ब्रह्मांड की स्थिर नींव का हिस्सा है। यह सार्वकालिक है और इसे सार्वभौमिक वैधता प्राप्त है। यह एक गणितीय रूप है जिसे हम सभी तर्कसंगत प्राणी पहचान सकते हैं। अब देखिए पश्चिम में सद्भाव। ठीक,
ठीक है। पश्चिम में सद्भाव यानी कि प्राचीन यूनान में जो है हारमोनिया का अर्थ था ध्वनिया का मेल, ध्वनियों का मेल। इसके मूल शब्द का अर्थ है एक साथ जोड़ना। जैसा एक नाव बनाने के लिए विभिन्न हिस्सों को जोड़ा जाता है, एक साथ जोड़ने या फिट होने का मतलब है विभिन्न हिस्सों को, अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक बड़ा और एक पूर्ण का निर्माण हो। ऐसे निर्माण से पता चलता है कि जुड़ने वाले सभी हिस्सों में एक प्रकार की क्या है, अनुकूलता है। पाइथागोरस पहला व्यक्ति था जिसने संसार के लिए कोसमोस शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है प्राचीन यूनान में क्रम। ठीक है, प्राचीन यूनान में इसका अर्थ क्या है, क्रम होता है। प्रत्येक संख्या और संख्यात्मक संबंध का एक निर्धारित स्थान और तार्किक संबंध है। इसी प्रकार कोसमोस में प्रत्येक चीज को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ऐसी मान्यता थी कि छिपी हुई संख्याओं ने एक उत्कृष्ट बुद्धिमत्तापूर्ण क्रम में कोसमोस की संरचना की। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, सद्भाव की अवधारणा पर संक्षिप्त निकले, ये मैंने बता दिया आपका सद्भाव का वर्गीकरण। ठीक है, इसे देखते हैं। सद्भाव और संघर्ष की अनुपस्थिति को एशियाई परिवारों द्वारा खुशहाल परिवार के गुण के रूप में माना जाता है। ठीक है, अधिक पारंपरिक एशियाई लोगों के जीवन के प्रति एक सामूहिक नीति होती है। ठीक है, जहाँ परिवार केंद्र में होता है। आई बात समझ में। कई संस्थान हो सकते हैं, मोटे तौर पर हम इनका निम्न वर्गीकरण देखते हैं। पहला वर्गीकरण क्या है, तो परिवार। ठीक, व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। उसके परिवार की स्थिति और उसके परिजनों, विशेषकर अभिभावकों द्वारा ही उस व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण विकसित और प्रभावित होता है। दूसरा, राष्ट्र और सरकार। राष्ट्र ही वह स्थान है जहाँ व्यक्ति अपना जीवन बिताता है और विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, संगठन एक व्यक्ति विशेषज्ञ का सेवा प्रदान करने वाला या किसी गैर उत्पादन संबंधी कार्य से जुड़ा हो सकता है। किसी भी स्थिति में व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से संबंध उसकी कार्य संस्कृति और उसके सहयोगियों से प्रभावित होता है। चौथा, समुदाय और आस पड़ोस। एक पुरानी कहावत है, एक व्यक्ति अपने दोस्तों के जरिए जाना जाता है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति और पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की प्रकृति तथा नेटवर्क व्यक्ति के सामाजिक सद्भाव के प्रति कटिबद्धता को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। सामाजिक सद्भाव की अवधारणा यहाँ पे दिया गया है। ठीक, सौहार्द का एक प्रमुख तत्व है। लोकतंत्र और कानून का संचालन तथा निष्पक्षता व न्याय, यह लोगों की चिंताओं का दर्पण होता है, मिरर होता है। सामाजिक सद्भाव स्वाभाविक तौर पर एक सामाजिक विचार है जो सामाजिक संगठनों में समाहित है। सामाजिक सद्भाव की परिकल्पना का प्राकृतिक पैमाना भी है। यह एक व्यक्ति और प्रकृति के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्वपूर्ण जांच के लिए उल्लेखनीय क्षमता प्रदान करता है। आगे बात समझ में आपको। चीनी समाज में बढ़ती सामाजिक बुराई और असंतुलित विकास की प्रतिक्रिया में इस दर्शन को आगे बढ़ाया गया। सामाजिक असंतुलन का कारण था अबाधित मौद्रिक विकास। ठीक, अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सद्भाव को कैसे समझा जाए। ठीक है, देखिए, सामान्य अर्थ में सामाजिक सद्भाव का अर्थ है एक ऐसी सामाजिक स्थिति जो संतुलन, तालमेल और परस्पर सहयोग प्रदर्शित करता है और समाज विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। यह स्थिति संघर्ष, तनाव और कलह से रहित होती है। सामाजिक सद्भाव सभी कुछ या कुछ भी नहीं की स्थिति नहीं होती है, बल्कि यह विभिन्न स्तरों पर मतभेद की अनुमति देता है। क्लियर। एक समाज संतुलित होता है जब एक प्रकार की शक्तियों या हितों को विपरीत प्रकार की शक्तियां या हित चुनौती देते हैं। आ गई बात समझ में आपको। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं इस यूनिट में। सामाजिक सद्भाव को कैसे कायम किया जाए, तो यह असंभव प्रतीत होता है। ठीक है, इसको कायम करना असंभव प्रतीत होता है। राष्ट्रों और पड़ोसियों के बीच बहुत अधिक नकारात्मक है, समझ रहे हैं। मुख्य कारण लालच है, ईर्ष्या है, अक्षमता है, शक्ति की लालसा और मूर्ख राजनेताओं, जैसे राजनेता अपने देख रहे हैं भारत में कितने पड़े हुए हैं। ठीक है, संयोजन है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक व्यक्ति अधिक से अधिक इन नकारात्मकताओं से अपने को बचा सकता है यदि व्यक्ति यह कहता है कि जो भी मेरे वश में है मैं उसे हड़पने वाला हूँ, तो समाज के विलिप्त होने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। आ रही बात समझ में ना। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यह अच्छा है या बुरा, यदि इस बहस को छोड़ दे तो यह अवश्य ही दूसरे प्राणियों को तो संदर्भ अन्यायपूर्ण लगता है,
कि हम पूरी पृथ्वी अपने लिए मान लें। सभी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। सामाजिक सद्भाव तक पहुँचने के रास्ते परस्पर सम्मान और समझ, संवाद, शांति, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, न्याय, समानता, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले कारक देखिए। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि सामाजिक सद्भाव के विघटन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, इनको बिगाड़ने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर उत्तर देखा जाए तो आज की सामाजिक व्यवस्थाओं के गहन विश्लेषण में निहित है। अपने पूर्ववर्ती समाजों के विपरीत आज का समाज बहुआयामी, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय और एक जटिल विविधता वाला समाज हो गया है। ठीक है, सामाजिक विषमता धर्म, जाति, नस्ल, भाषा आदि पर आधारित असमानता से जन्म लेती है। हालांकि यह पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन विकासशील देशों में एक सामान्य घटना है ये। ठीक है, सद्भावपूर्ण समाज की विशेषताएं यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा। सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहन, चलिए अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सद्भाव पर गांधी, ठीक है, इस पे गांधी जी क्या कहते हैं यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस यूनिट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। आइए यूनिट 13 में हम एंट्री कर चुके हैं, जो कि है इसका हेडिंग शिक्षा। ठीक है, अब शिक्षा के बारे में तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। अभी हम लोग क्या करें, शिक्षा ही ले रहे हैं। ठीक है, कोई यूट्यूब से शिक्षा ले रहा है तो कोई टीचर से ले रहा है, मतलब टीचर के ज़रिए ही ले रहा है यूट्यूब से। यूट्यूब एक साधन है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें आजकल शिक्षा प्रमुख बन गई है क्योंकि इसमें अधिकांश लोग इससे जुड़े होते हैं। इसके अलावा इसे मानव जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। पुरुषों और महिलाओं दोनों को शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। शिक्षा के लिए कोई सीमा न होने के कारण उन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त करने का अधिकार है। इसका कोई सीमा नहीं है। ये नहीं है कि जो बच्चे हैं वही शिक्षा ग्रहण करेंगे, जो जवान है वही शिक्षा ग्रहण करेंगे, जो बूढ़े हैं वही शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसे बात। इसमें लेज की जो इसमें एज है उसकी कोई लिमिट नहीं है शिक्षा में। ठीक है, ऐसा है कि हमारे साथ 55 साल के एक बूढ़े व्यक्ति हमारे साथ में इंग्लिश क्लास करते थे। ठीक है, मैंने उनसे पूछा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा कि अंकल जो बूढ़े 55 साल के हो गए थे और वो एक बैंक मैनेजर थे जब हम दिल्ली में थे तब। ठीक है, दिल्ली में वो मेरे साथ में क्लास करते थे इंग्लिश का। तो हमने पूछा कि सर आप तो एक बैंक मैनेजर हैं, प्लस में आप 45,000 रुपीज़ आपका सैलरी है, तो आप क्यों मतलब अभी आप आ रहे हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने हमसे बहुत प्यारा जवाब दिया कि बेटा देखो, सबसे पहली बात कि शिक्षा की कोई एज नहीं होती, यानी कि ये नहीं कि इसी एज में हम शिक्षा हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने एक चीज़ बताई मुझे कि वो अभी तक हमारे जहन में मौजूद है। उन्होंने बताया कि बेटा जब अभी मैं एक 45,000 रुपये सैलरी मैं कमाता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं इंग्लिश अभी के दौर में इस दौर में जो भी चल रहा है, ठीक है, तो इस दौर में अगर हम इंग्लिश को थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर लें, इंग्लिश थोड़ा सा हम और जान लेंगे, तो हमारी जो पोस्टिंग है वो बैंक मैनेजर पे हो जाएगी। और मेरा सैलरी जो अभी 45,000 रुपीज़ है, ये मेरा हो जाएगा 80,000 रुपीज़। आई बात समझ में? उन्होंने ये बात हमसे खुद बताई है ना, तो इसलिए वो मेरे साथ में क्लास करते थे। बताइए, वो मेरे साथ में क्लास करते थे। आई बस में शिक्षा ही एकमात्र ऐसा पुल है जो लोगों को अनेक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। एक राष्ट्र में के सुधार के में शिक्षा एक अनिवार्य हिस्सा है, यानी कि राष्ट्र तभी सुधर सकता है जब शिक्षा लोगों के अंदर आएगी। यदि किसी देश के पास उचित शिक्षा नहीं है तो उसे उन राष्ट्रों द्वारा छोड़ दिया जा सकता है जो शिक्षा का समर्थन करने वाले देशों की प्रशंसा करते हैं। किसी देश के विकास का निर्धारण इस बात से किया जा सकता है कि उसके नागरिक अच्छी तरह से शिक्षित हैं या नहीं, यानी कि वो एजुकेटेड हैं या नहीं, है ना, यानी कि पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। जिस देश की शिक्षा की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी उतनी ही तेज़ी से इसका विकास भी होगा। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वैश्विक समस्याएं और जो यानी कि ग्लोबलाइजेशन समस्याएं जो किसी देश का सामना कर रही है, चाहे वह गरीबी उन्मूलन, शांति का निर्माण या पर्यावरणीय ऊर्जा की समस्याएं हों, समाधान में हमेशा शिक्षा शामिल होगी। बिना शिक्षा के इसका प्रबंधन कभी नहीं हो सकता। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। अंग्रेजी में शिक्षा शब्द को दो लैटिन शब्दों यानी कि
मक मकन बंतम यानी कि एडुशेयर और एडुकेटम से लिया गया है। एडुकेयर का अर्थ है प्रशिक्षण और इसका अर्थ ऊपर लाना। समझ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? ऊपर। थोड़ा गौर से समझिएगा, इसका अर्थ क्या है? एडुकेयर का ऊपर लाना या बाहर ले जाना या बाहर निकालना भी इसका अर्थ है। भीतर से बाहर की ओर प्रणोदन यानी कि भीतर से बाहर की ओर जाना। शब्द एडुकेटम शिक्षण के कार्य को दर्शाता है, यानी कि यह शिक्षण के सिद्धांतों और अभ्यास पर प्रकाश डालता है, रोशनी डालता है। एडुकेयर या एडुसेयर शब्द मुख्य रूप से बच्चे के अव्यक्त संकायों के विकास को इंगित करता है, लेकिन बच्चा इन संभावनाओं को नहीं जानता कि वह शिक्षक होता है जो इनको जान सकता है और इन शक्तियों को विकसित करने के लिए उचित तरीके से अपना सकता है। आगे बस समझ में। हिंदी में शिक्षा संस्कृत शब्द शास से आया है। शास का अर्थ है अनुशासन, डिसिप्लिन, नियंत्रण करना, आदेश देना, निर्देशित करना यानी कि राह दिखाना, शासन करना, राज करना। राइट। पारंपरिक अर्थों में शिक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करना या अनुशासित करना। संस्कृत में शिक्षा सूत्र साहित्य की एक विशेष शाखा है जिसकी 6 शाखाएं हैं। पहला शिक्षा, दूसरा छंद, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त और पांचवा ज्योतिष और छठा कल्प। समझ रहे हैं। वेदों को सीखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई थी। शिक्षा उच्चारण के नियमों को निरूपित करती है। और संस्कृत में एक और शब्द है जो शिक्षा की प्रकृति पर प्रकाश डालता है, यह है विद्या, जिसका अर्थ है ज्ञान। शब्द विद्या की उत्पत्ति विद अर्थात ज्ञान से हुई। ये तो आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देख करके फिर सुन लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है। शिक्षा का संकीर्ण और व्यापक अर्थ यहाँ पे दिया गया है, आप इसे थोड़ा सा देख लेंगे। व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है तो यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। राइट। शिक्षा के अर्थ की व्याख्या कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और शिक्षा के उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। राइट। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम बहुत तेज़ी के साथ में। ठीक है। देखिए यहाँ पे शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं, जैसे कि व्यावसायिक उद्देश्य है, ज्ञान या जानकारी का उद्देश्य है, सांस्कृतिक उद्देश्य है, चरित्र निर्माण या नैतिक उद्देश्य है, आध्यात्मिक उद्देश्य है, समेकित उद्देश्य है, अवकाश का उद्देश्य है, नागरिक प्रशिक्षण का उद्देश्य, पूर्ण जीवन का उद्देश्य, सौहार्दपूर्ण विकास का उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। छोटा छोटा ये पॉइंट है, 2-2 लाइन का, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। राइट। शिक्षा का आधार, देखिए आधार वे स्तंभ है, यानी कि वे नींव है जिन पर भवन निहित होता है। शिक्षा के भवन में भी कई आधार हैं। पहला आधार क्या है तो शिक्षा का दार्शनिक आधार। इस दुनिया की स्थापना के बाद से मनुष्य वास्तविकता को जानने का लगातार प्रयास करता है रहा है और यह जानना ही दर्शन है। यह दर्शन शास्त्र है जिसने मनुष्य और उसकी गतिविधि की सामान्य रूप से व्याख्या की है। दर्शन के बिना मानव जीवन को ठीक से नहीं समझा जा सकता। दूसरा आधार शिक्षा का सामाजिक आधार है। ठीक है। तो इसे थोड़ा सा देख लें। शिक्षा का तीसरा आधार शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है। देखिए मनोविज्ञान के ने आधुनिक शिक्षा के विकास को बहुत प्रभावित किया है। मनोविज्ञान और शिक्षा के बीच बुनियादी संबंध और रिश्ते कई गुना है। शैक्षिक सिद्धांत और अभ्यास मानव व्यवहार की प्रकृति के अनुकूलित होते हैं। क्लियर हो गया। शिक्षा के आधार का आधार और उद्देश्य के बारे में बताइए, तो आपको मैंने बता दिया, उसका आधार और उद्देश्य भी बताया। वर्तमान स्थिति अभी जो चल रहा है इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा। ठीक है। मिड डे मील योजना ये आप पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा योजना यहाँ पे दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केंद्र प्रायोजित योजना 1994 में शुरू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पे दिया गया है, इसे थोड़ा सा देखिए। छोटा छोटा सा ये पॉइंट है, एक्सप्लेन करने वाला ये चीज़ नहीं है। महिला समाख्या ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये छोटा छोटा सा पॉइंट है, इसे आप देख लीजिए। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये नहीं कहिएगा सर आप इसको एक्सप्लेन नहीं किए। ठीक है। इतना तो आप भी कर सकते हैं जी। ठीक है। अगर इतना आप नहीं कर सकते हैं तो बताइए आप क्या कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक, जो कि जिस यूनिवर्सिटी का ये बुक हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं और आप जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं
उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया, तो थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। सितंबर 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू ने देश के शैक्षिक पैटर्न में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और ऐसे प्रणालियों के में मानकों में समन्वय और निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षा क्या है जी, तो 1992 में अवतन राष्ट्रीय नीति, 1986 में समानता और सामाजिक न्याय के हित में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की परिकल्पना की गई। ठीक है, तकनीकी शिक्षा, देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, फार्मेसी आदि, ये सब क्या है, तकनीकी शिक्षा है। आई बात समझ में? हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें गांधी की शिक्षा योजना, गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण घटक नई तालीम या नई शिक्षा है। उन्होंने अपनी शिक्षा की योजना को शांत सामाजिक उथल पुथल की शुरुआत के रूप में माना और अनुमान लगाया कि यह शहर और गांव के बीच एक मधुर संबंध स्थापित करेगा जो वर्गों के बीच जहरीले रिश्ते को ख़त्म करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। आगे बात समझ में? देखिए, बुनियादी शिक्षा एक नया दृष्टिकोण है। समस्या यह है कि ज्ञान को काम से अलग कर दिया गया है और वे एक दोषपूर्ण मनोविज्ञान द्वारा विचारों में अलग हो गए हैं। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आ गए हैं यूनिट 14 में, और ये लास्ट यूनिट है, सदाचार और नैतिकता। ठीक है, आइए अब इसमें देखते हैं सदाचार और नैतिकता में। अब देखिए, जो मैंने ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 में बताया, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, और इस यूनिट ब्लॉक से भी क्वेश्चन आएंगे, ब्लॉक 4 से भी। ऐसी बात नहीं है कि इससे नहीं आएंगे, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आप कुल मिलाकर के मैंने जो बता दिया आपको, इतना ही को आप अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो ये मुझे उम्मीद है, और मैं एकदम 100% बोल रहा हूँ कि आप 100 में 90+ मार्क्स ला सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया वैसे अगर आप लिखेंगे तब। क्लियर? आइए, अहिंसा का माना आप जानते ही हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा का अर्थ अपने आप को पूरी तरह से ऐसी कार्रवाई से दूर रखना जिससे दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंच सकती है, इसे ही अहिंसा कहते हैं। यानी कि अपने से किसी दूसरे को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, यानी कि उसको मार करके या बातों से अगर उसे चोट पहुंचा दे तो ये अहिंसा कहलाता है गांधी जी के अनुसार। अहिंसा है मतलब चोट पहुंच सकती है। हिंसा एक ऐसा व्यवहार है जिसमें शारीरिक बल से चोट पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने या जान से मारने का इरादा शामिल होता है। कौन? हिंसा। और अहिंसा में ये सब नहीं होता है। अहिंसा का अर्थ स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को खुश करना, वही अहिंसा कहलाता है। आगे बात समझ में? अपने आप को कष्ट में डाल करके दूसरों को खुश करना, ये अहिंसा कहलाता है। और हिंसा क्या कहलाता है? जिसमें क्या होता है, किसी को मारना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है, या जान से मारना है ना, या शारीरिक चोट पहुंचाना, उसे नष्ट करना, बर्बाद करना, ये हिंसा कहलाता है। क्लियर? भेदभाव और झूठ से लड़ने के लिए अहिंसा सबसे प्रभावी साधन है। अहिंसा बाहरी ताकत नहीं बल्कि यह आंतरिक अंदर की शक्ति है। हर इंसान के अंदर ये रहता है। यह शाकाहार और सभी जीवों के लिए श्रद्धा को बढ़ावा देती है। अहिंसा दुनिया में हत्या, युद्ध, मृत्युदंड इत्यादि के खिलाफ है। यह मानव समाज में गर्भपात, दया, हत्या, आत्महत्या और शिशु हत्या के भी खिलाफ है। यह यानी गर्भपात जो होता है, जैसे कि किसी लेडीज़ के पेट में बच्चा रहता है तो वो क्या करते हैं, अगर बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज चल गया कि अगर उसके पेट में अगर बच्ची रहेगी तो वो जा करके गर्भपात करा लेती है, अबॉर्शन करवा लेती है। ठीक है, यानी कि उसे ख़त्म करवा देती है। ये भी क्या है? ये भी अहिंसा, ये भी हिंसा ही है। ये क्या है? ये भी हिंसा है। इसलिए प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा ऑल गर्ल्स से कि प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाए। ठीक है, ऐसा कदम ना उठाए। ठीक है, यानी कि उसमें भी एक जान होती है, आप जान से उसको मार रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा की पहली शर्त यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में सत्यता, विनम्रता, सहिष्णुता, प्रेम और दया का भाव अपने अंदर पहले लाए। कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यू ऑलरेडी नो दैट, राइट। लेकिन अहिंसा के संदर्भ में यह एक अपरिवर्तनीय पंथ है। क्लियर? अब देखिए, सच्चाई, सब इसी सब के बारे में दिया। गांधी जी ने
गांधी ने कहा कि सत्य हमारे होने का नियम है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य एक गुण है, सत्य यानी कि सच्चाई वास्तव में अपने आप को जानना है, लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण इसे समझ नहीं पाता। गांधी के अनुसार अज्ञानता स्वाभाविक नहीं होती। उन्होंने कहा कि किसी के चरित्र या नैतिक ह्रास या विकृति की अज्ञानता का कारण बनती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से उन 6 घातक शत्रुओं का उल्लेख किया जिनके कारण पूर्वाग्रह, द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है। क्लियर? चोरी नहीं करना। गांधी ने समझाया कि चोरी नहीं करने का मतलब सिर्फ सामान की चोरी नहीं, ठीक, नहीं करने तक सीमित नहीं है। चोरी नहीं करने का मतलब विचार भी है, शब्द की भी चोरी है, कार्रवाई है से है जिसका वह हकदार नहीं है। चोरी नहीं करने के 2 अर्थ हैं। पहला, लोकप्रिय रूप से इसका अर्थ किसी व्यक्ति की संपत्ति को न छीनने का नियम जब तक कि वह व्यक्ति द्वारा नहीं दी जाती, ठीक, पहला। और इसका दूसरा अधिक कठोर अर्थ उन चीज़ों को अपने पास नहीं रखना जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? ब्रह्मचर्य यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा देखा। संपत्ति का त्याग। महात्मा गांधी ने कहा कि संपत्ति का त्याग विचार, शब्द और कर्म से संपत्ति का त्याग है। संपत्ति का त्याग ही संतोष है। त्याग का अर्थ स्वीकार नहीं करना है। संपत्ति का अधिकार किसी दूसरे के साथ संपत्ति को साझा करने के आड़े आता है। चरित्र, कैरेक्टर। गांधी का मानना था कि चरित्र सदाचार और नैतिकता की ताकत है। चरित्र अपने अंदर से उत्पन्न होता है। कैरेक्टर ही सफलता की कुंजी होती है, चाबी होती है। चरित्रवान व्यक्ति खुद को किसी भी पद के योग्य बना देगा जिस पर उसे बिठाया गया। महत्वपूर्ण समय में चरित्र ही काम आता है, दिमाग नहीं। क्लियर? बहुत बड़ी बात यहाँ पे गांधी जी ने कहा है कि महत्वपूर्ण समय में चरित्र ही काम आता है, दिमाग नहीं आता है, चाहे कितना हो भी बड़ा आप बुद्धिमान हो, ठीक है। चरित्र किसी भी बड़ाई से बेहतर होता है। चरित्र संदेह से परे सत्य और आत्मनियंत्रण होना चाहिए। चलिए हम आगे। विश्व शांति यहाँ पे दिया गया, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इस यूनिट में कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। यहीं पे ये ब्लॉक भी ख़त्म होता है और साथ ही साथ यहीं पे ये बुक भी ख़त्म होता है। मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से इस बुक को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस और हमारी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि सर आपने जो बताया वो सही से बताया कि नहीं बताया। मैं सारे कमेंट्स एग्ज़ाम के बाद मैं पढ़ूंगा और उसका एक स्पेशल वीडियो बना करके मैं पोस्ट करूंगा। देखूंगा कि कौन किसने कितना मतलब हमसे प्रेम किया और किसने कैसा मतलब कमेंट किया, सब हम देखेंगे। बस आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अपने स्वास्थ्य का एकदम ख्याल रखिए। एग्ज़ाम पीरियड में थोड़ा सा खेल कूद से बचिए और थोड़ा सा वैसे काम करने से बचिए जिससे आपको टेंशन हो और मानसिक रूप से आपकी मतलब थोड़ी सी दिक्कत ना आए और आपकी सेहत एकदम क्या होना चाहिए, सेहत एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाएगा। आप पूरा भरपूर तैयारी कर लीजिएगा, सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो आप अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हरासमेंट से बचाइए, यानी कि अच्छे तरीके से नींद लीजिए, प्लस में अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। मैं ये कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और अच्छे से, और हमारे साथ ऐसे ही आप प्रेम बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो।